हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर थ्योरी आने से बहुत समय पहले 1885 में बाल्मर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 4 प्रोमिनेंट लाइंस को ऑब्जर्व किया। बाल्मर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? ही टेक्स द गैस एट लो प्रेशर इनसाइड ए डिस्चार्ज ट्यूब एंड पास द discharge through with the help of these electrodes which he connected across this gas discharge tube. When he passes the discharge inside the gas, he finds the 4 emission lines, जो कि प्रोमिनेंट जो उसको 4 लाइन्स दिखाई दे रही थी उसको उसने नाम दिया H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड H डेल्टा, जो कि जिसमें कि फर्स्ट H अल्फा लाइन रेड कलर की थी, सेकंड ब्लूइश ग्रीन, थर्ड वाज द ब्लू एंड द फोर्थ वाज द वॉयलेट कलर। उसने ऑब्जर्व किया एच अल्फा लाइन की जो वेवलेंथ थी 6562 एंगस्ट्रॉम थी, एच बीटा लाइन की वेवलेंथ थी 4861 एंगस्ट्रॉम एंड एच गामा लाइन की वेवलेंथ थी 4340 एंगस्ट्रॉम एंड एच डेल्टा लाइन की जो वेवलेंथ थी वो नियरली 4041 एंगस्ट्रॉम थी। उसने ऑब्जर्व किया कि जब उसको ये सीक्वेंस ऑफ लाइंस मिल रही है, ये लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। उसने सीक्वेंस देखा लाइन में, सीक्वेंस में उसने ये भी नोटिस किया कि 2 वेवलेंथ के बीच में जो सेपरेशन था वो जैसे जैसे डिक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ जा रहे थे वो सेपरेशन डिक्रीज हो रहा था। मीन्स एच अल्फा एच बीटा का जो सेपरेशन था वो एच बीटा एच गामा के सेपरेशन से ज़्यादा था और एच बीटा और एच गामा का जो सेपरेशन था वो एच गामा एच डेल्टा के सेपरेशन से ज़्यादा था। और जैसे जैसे ये सीरीज़ डिक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ जा रही थी तो ये कन्वर्ज होती जा रही थी। जो लास्ट कन्वर्जिंग वेवलेंथ उसने नोटिस की, ऑब्जर्व की अपने एक्सपेरिमेंट में, वो उसको मिली 3645.5 एंगस्ट्रॉम। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उसने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार किया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, वेयर एम इज एनी इंटीजर हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन दिस 2, दैट इज एम इज 3, 4, 5, 6। तो m इज एनी इंटीजर हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 2। उसने इस फॉर्मूले में b को रखा जो उसकी कन्वर्जिंग वेवलेंथ थी 3645.5 एंगस्ट्रॉम एंड ही आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज नो सीरीज लिमिट फॉर द कन्वर्जिंग वेवलेंथ एंड सो द सीरीज लिमिट इज टेकन एज द इन्फिनिटी। मीन्स कि ये जो स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं वो इन्फिनिटी उनकी लिमिट्स हैं, दे आर नॉट, वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ बढ़ रही हैं, पर उनका कोई एक एंड उसको दिखाई नहीं दिया। जहाँ से वो कन्वर्ट होनी स्टार्ट हुई थी उस वेवलेंथ को उसने 3645.5 एंगस्ट्रॉम लिया था। तो जो ये सीरीज थी, मतलब कि जहाँ पर ये क्राउड ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज उसको मिली थी, वहाँ उसने इस वेवलेंथ को नोटिस करके उस वेवलेंथ की वैल्यू को उसने बी में पुट किया था। देन ही कन्वर्ट हिज फॉर्मूला इनटू द टर्म्स ऑफ वेव नंबर, वेयर वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर एंड द वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, जिसमें कि जब उसने वैल्यू कैलकुलेट की इस बी के लिए वो वैल्यू उसके पास आई 109678। दिस वैल्यू इज सेम एज द रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। ये जो वैल्यू है उसकी, दिस वैल्यू इज सेम एज रिडबर्ग कैलकुलेटेड फॉर इज कांस्टेंट, सो ही पुट इट एज द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन RH एंड नाउ ही फाइंड द न्यू फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन एज 1/2 स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। जब उसने इस इक्वेशन में m की वैल्यू को 3, 4, 5 एंड 6 पुट किया, देन उसके पास कैलकुलेटेड वेवलेंथ आ गई एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा की। अल्फा के लिए जो उसके पास वेवलेंथ आई वो m को क्या पुट किया उसने 3, देन ही गेट द वेवलेंथ फॉर अल्फा एंड 4, देन ही गेट द वेवलेंथ फॉर एच बीटा 5, देन ही गेट द वेवलेंथ फॉर एच गामा एंड 6 फॉर वेवलेंथ ऑफ एच डेल्टा। So by putting the value of m as 3, 4, 5 and 6 in this wave number term, he get the calculated wavelength and the calculated wavelength comes very nearly equal to the observed wavelength. So this relation was proved now because the calculated and observed wavelength was the same. So इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए और स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट की गई बाय द अदर साइंटिस्ट
इन सम लेटर ईयर्स। जैसे कि लाइमन ने काम किया 1908 से 1914 तक, बाल्मर अपना 1885 में काम कर चुका था, और लेटर ऑन इन साइंटिस्ट ने उस सीरीज को इस सेम फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपनी अपनी सीरीज को मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैलकुलेट किया। तो लाइमन ने ऑब्जर्व किया अपनी सीरीज को, जिसमें कि ये जो वैल्यू थी, दिस वैल्यू बिकम्स 1 एंड m इज हायर देन दिस वैल्यू। ही टेकन द m एज इक्वल टू m फॉर लाइमन सीरीज इज 2, 3, 4 एंड देयर इज नो लिमिट। लाइमन सीरीज की जो रेडिएशन मैच करती थी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फॉल हुई। इसी तरह बाल्मर की जो हमें सीरीज मिली थी वो विजिबल रीजन से मैच हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पास्कल ने जो सीरीज कैलकुलेट की वो इंफ्रारेड रीजन से मैच हुई, एंड ब्रैकेट ने जो सीरीज कैलकुलेट की वो फार इंफ्रारेड से मैच हुई। इसी तरह पीफंड ने कैलकुलेट की, वो भी फार इंफ्रारेड रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से मिलती थी। Then these all are known as the spectral series of hydrogen atom before the Bohr theory। जो बोर है that was the origin of the line spectrum, उससे पहले हमें क्या मिली थी, spectral series of hydrogen। तो इस फॉर्मूले को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी गई। नाउ दिस वेव नंबर इज रिटन एज r/n² माइनस r/m², वेयर दिस राइट हैंड साइड जो कि आपको दो टर्म्स का डिफरेंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज द स्पेक्ट्रल टर्म्स। Bohr emission of spectra or the origin of spectral lines of Balmer is given by the Bohr। Bohr का जो थर्ड पोस्टुलेट था that was also known as the frequency condition। Bohr said that जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो उन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो h न्यू के इक्वल होता है। और इन अदर सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन तब एमिट करता है जब वो इनिशियली किसी ऑर्बिट में, जिसकी की टोटल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं E विद सबस्क्रिप्ट I, दैट इज इनिशियल एनर्जी, discontinuously changes its motion and so that it moves in a lower orbit of total energy, that is indicated by E, that is the final state energy। तो then frequency of emitted radiation क्या होगी, nu prime is equal to EI minus EF by H, that is frequency of the emitted radiation will be equal to energy of the initial orbit minus energy of the final orbit divided by H। बोर ने टोटल एनर्जी को कैलकुलेट किया फॉर nth ऑर्बिट वेयर n वाज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड ही फाउंड द एनर्जी वाज -mz² E4 divided by 8 epsilon naught square h square। These terms are the constant terms, and 1/n² where n is the principal quantum number having value 1, 2, 3 up to the any orbit। So if we put the value of n1 in this energy term, we find the energy for the first principal quantum number or the first orbit। If we put 2, we find the energy for the second orbit and so on। So Bohr calculated the energy as equal to -mz² E4 by 8 epsilon naught square h square ni²। हमने ये इनिशियल लेवल के लिए एनर्जी ले ली है और ये फाइनल के लिए ले ली है। इन फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी को हम यहाँ पुट कर देंगे इन द थर्ड पोस्टुलेट गिवन बाय बोर। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट गिवन बाय बोर। सो वी गेट दिस टर्म एज इक्वेशन नंबर 3। इस फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर की टर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या लेना है, वेव नंबर इज 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाय c। मैंने वेव नंबर आपको पहले भी बताया है। व्हाट इज वेव नंबर, इज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर। वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर ऑफ वेवलेंथ। तो 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ में जितनी वेव मिलती है दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर इज 1/λ, सो दिस इज न्यू बाय c। तो हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम इस फर्स्ट टर्म को देखें, mz² E4 8 epsilon naught square h³ एंड ये हमारे पास है सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म
में 4 हाइड्रोजन atom, we can put Z as equal to 1. Atomic number for hydrogen is 1. So if we put the Z value of Z as 1, and then if we calculate this value, then we find this exactly equal to the Rydberg constant for hydrogen. So now we can write this equation 5 as mu bar is equal to Rydberg constant 1 by NF स्क्वेयर माइनस 1 बाय NI स्क्वेयर। तो ये टर्म बिल्कुल उस सिमिलर टर्म आ जाती है जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे बाल्मर ने कैलकुलेट की थी बाय टेकिंग हिज एम्पिरिकल फॉर्मूला। So now we will put here the values of the principal quantum number and we find the various series given by Lyman, Balmer and Pascal, Brackett and Pfund series. So this form is the origin of spectral series of the Balmer, Lyman, Pascal, Brackett and Pfund, which is given by Bohr later, many years later, as Balmer gives its series. So we will now draw this spectrum according to Bohr कि बोर ने अपना जो लाइन स्पेक्ट्रम दिया था वो मोर रिफाइंड फॉर्म में उसने कैसे डिराइव किया था, कैसे उसको डायग्राम को बनाया था. So Bohr drew the line spectrum by his wave number, which is exactly similar to the wave number given by Balmer. We need to put here the value. Initially the electron will be in the higher state. It may be in the second quantum number, third quantum number, fourth. No series limit is there for the electron. It may be in the any of the higher orbit. So the quantum number where the electron finally transmitted started from the first orbit. So final orbit for the first quantum number कि जब उसने फर्स्ट ऑर्बिट में वो ट्रांसमिट होकर आया है हायर ऑर्बिट से, तो NF को हम यहाँ 1 पुट कर देंगे एंड I विल बी द हायर देन द वैल्यू NF. NF से हायर वैल्यूज किसकी हो जाएगी, NI की. NI इज द सेम एज M. M is integer taken by the Balmer in his empirical formula. So if we put here these two values in the above expression, we get the Lyman series. Similarly, for the second orbit, we will put the value of Ni as higher, we get the Balmer series. For next orbit, we get the same series as given by the Pascal, and for NF is equal to 4, we get the same series as given by the Brackett, and for NF is equal to 5, we get the same series as given by the Pfund. So we can see from here that origin of spectral lines of Balmer's is due to the returning of electrons to the second orbit. Means the Balmer series is from the principal quantum number 2, that is the Balmer series can also be known as the principal series. Lyman series can also be known as the Sharp series. So in this way Bohr draw his spectral lines. So how Bohr draw its line spectra, his line spectra. So the line spectra by Bohr in more specified form is, if this is the nucleus, this is first orbit, this is second orbit, third orbit, fourth orbit, fifth, sixth, 7, 8. तो इसी तरह जो ऑर्बिट हैं वो
मोर ऑर्बिट्स आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1. दिस इज न्यूक्लियस. दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 and 6. फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ द लाइमन सीरीज. तो ये जो फाइनल उसका इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल स्टेट है वो है n=1 फॉर लाइमन सीरीज. तो हमें क्या करना है, हायर ऑर्बिट से ट्रांसमिशन लेना है लोअर ऑर्बिट में, दैट इज टू द फर्स्ट ऑर्बिट. तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम ट्रांजिशन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम हायर ऑर्बिट. तो दिस इज नोन एज द लाइमन सीरीज. सिमिलरली हम सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेंगे. सेकंड ऑर्बिट ये है, सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेंगे हायर ऑर्बिट से. दिस इज फर्स्ट. ये हायर ऑर्बिट से हमने स्पेक्ट्रल लाइंस ले ली है. ये लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म हो गया है अराउंड द न्यूक्लियस. बोर्न ने इसको शो किया है. एंड दिस इज द बाल्मर सीरीज. इसी तरह से आप थर्ड ऑर्बिट में अब ट्रांजिशन लेंगे हायर ऑर्बिट से. n=4, n=5, n=6, n=7. तो ये आपकी कौन सी सीरीज बन जाएगी? दीज आर द पास्कन सीरीज. तो दीज आर द स्पेक्ट्रल सीरीज टेकन बाय बोर फॉर हाइड्रोजन एंड दीज आर नोन एज द लाइन स्पेक्ट्रा. अब आपको नेक्स्ट सीरीज लेनी है, दैट इज द ब्रैकेट सीरीज एंड देन पी फंड सीरीज. इस तरह से हम सारी सीरीज को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. ब्रैकेट के लिए आप n=4 में ट्रांजिशन ले लीजिए हायर ऑर्बिट से. पी फंड के लिए n=5 ऑर्बिट में आप इसका ट्रांजिशन ले लीजिए. तो दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रा गिवन बाय बोर. नाउ आल्सो बोर. Now energy level diagram. Energy level diagram for the different spectral series are derived by putting the value of n 1, 2, 3 and for hydrogen Z=1 in the total energy of the Bohr. So when we put the n=1, we get the energy as equal to -13.6 electron volt, and when we put n=1 we get the Lyman series. This is the first quantum number and Lyman series are drawn by taking transition from the higher quantum number. Similarly, if we put the n=2, we get the value of energy as -3.4 electron volt. Why there is a negative sign? Because as the electron goes away from the nucleus, its potential energy goes on decreasing. Because the nuclear force उस पर डिक्रीज होता चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कोई भी वर्क फॉर्म करना नहीं पड़ता. अगर वर्क नहीं करना पड़ता तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती. सो पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर n इन्फिनिटी पुट कर दिया जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. इट मीन्स एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द nucleus the electron will have the 0 energy. So this is the energy level diagram for the various series and the corresponding energy as given by the Bohr.